गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलता है प्रतिदिन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट। और हाँ, आज के डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, नए वर्ड्स आप मिल सकते हैं। और रही बात आउटलाइंस की, तो आपको आउटलाइंस टेलीग्राम पे दे दिया जाता है। और अगर आप टेलीग्राम से अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ से आप फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे सारे डिक्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे हैप्पी स्टेनो से जुड़ सकते हैं। और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम के फ्री चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप चैनल सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर किसी उपचुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर बहुत दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव भी सीमित होता है। लेकिन कल जिन 12 राज्यों की 56 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है, उनकी प्रतीक्षा काफी समय से की जा रही थी। खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये उपचुनाव काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनके परिणाम प्रदेश की राजनीति पर निर्णायक असर डालने की स्थिति में हैं। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा की इस वक्त 28 सीटें खाली हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटें कांग्रेस विधायकों द्वारा पाला बदलकर भाजपा के साथ खड़े होने से खाली हुई हैं। इस दलबदल के कारण वहां लंबे अंतराल के बाद बनी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी, मगर सत्ताधारी भाजपा के पास आज भी स्पष्ट बहुमत से 9 सीटें कम हैं। यही कारण है कि इन उपचुनावों पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। पैरा। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव करो या मरो का मुकाम है। इसीलिए तिथि की घोषणा के बहुत पहले से दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं से संवाद बनाने में जुट गए थे। हालांकि इसका एक अफसोसनाक पहलू यह भी देखने को मिला कि कई कार्यकर्ता सम्मेलनों में दोनों पार्टियों के नेताओं ने महामारी के मद्देनजर मान्य एहतियातों का भी ख्याल नहीं रखा, वह भी तब जब मध्य प्रदेश के कई शीर्ष नेता खुद इस वायरस की जद में आ चुके हैं। दरअसल सरोकारी सियासत की जगह सत्ता की राजनीति हावी हो जाए तो वह मानवीय पक्षों की परवाह की मोहलत नहीं देती। बहरहाल अब जब राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है तो स्थानीय प्रशासन को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उपचुनाव प्रदेश में महामारी बढ़ाने वाले साबित न होने पाए और संबंधित क्षेत्रों की जनता को उनका लोकप्रिय प्रतिनिधि भी मिल सके। पैरा। संविधान निर्माताओं ने एक
तय अवधि के भीतर खाली सीटों पर उपचुनाव कराने का प्रावधान ही इसीलिए किया है ताकि शासन में प्रत्येक क्षेत्र की नुमाइंदगी होती रहे। अगर महामारी न फैली होती तो इन तमाम क्षेत्रों को उनका निर्वाचित प्रतिनिधि पहले ही मिल चुका होता। इस पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने यह उचित फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन उपचुनावों को भी संपन्न करा लिया जाए। ये चुनाव मणिपुर, नागालैंड से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना व गुजरात से उत्तर प्रदेश तक देश के सभी कोणों में और बिल्कुल अलग परिस्थिति में हो रहे हैं। इनकी सफलता और मुश्किलों से चुनाव आयोग को असाधारण स्थितियों में तैयारी के सबक भी सीखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को यह तय करना है कि वे कर्नाटक की तरह मौजूदा सरकार को स्थिरता देने के लिए वोट करते हैं या फिर दल बदल के खिलाफ अपना जनादेश देते हैं। पर इन उपचुनावों की एक खास बात यह भी है कि इनमें से ज़्यादातर सीटें भाजपा शासित राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अन्य राज्यों में सरकारों की सेहत पर इनके परिणामों का कोई असर भले न पड़े, मगर ये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो देंगे ही। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। स्टार्ट। आमतौर पर किसी उपचुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर बहुत दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव भी सीमित होता है। लेकिन कल जिन 12 राज्यों की 56 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है, उनकी प्रतीक्षा काफ़ी समय से की जा रही थी। खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये उपचुनाव काफ़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि इनके परिणाम प्रदेश की राजनीति पर निर्णायक असर डालने की स्थिति में हैं। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा की इस वक्त 28 सीटें खाली हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटें कांग्रेस विधायकों द्वारा पाला बदलकर भाजपा के साथ खड़े होने से खाली हुई हैं। इन दल बदल के कारण वहां लंबे अंतराल के बाद बनी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी, मगर सत्ताधारी भाजपा के पास आज भी स्पष्ट बहुमत से 9 सीटें कम हैं। यही कारण है कि इन उपचुनावों पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश के ये उपचुनाव करो या मरो का मुकाम है। इसीलिए तिथि की घोषणा के बहुत पहले से दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं से संवाद बनाने में जुट गए थे। हालांकि इसका एक अफसोसनाक पहलू यह भी देखने को मिला कि कई कार्यकर्ता सम्मेलनों में दोनों पार्टियों के नेताओं ने महामारी के मद्देनजर मान्य एहतियातों का भी ख्याल नहीं रखा, वह भी तब जब मध्य प्रदेश के कई शीर्ष नेता
खुद इस वायरस की जद में आ चुके हैं। दरअसल सरोकारी सियासत की जगह सत्ता की राजनीति हावी हो जाए तो वह मानवीय पक्षों की परवाह की मोहलत नहीं देती। बहरहाल अब जब राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है तो स्थानीय प्रशासन को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उपचुनाव प्रदेश में महामारी बढ़ाने वाले साबित न होने पाए और संबंधित क्षेत्रों की जनता को उनका लोकप्रिय प्रतिनिधि भी मिल सके। संविधान निर्माताओं ने एक तय अवधि के भीतर खाली सीटों पर उपचुनाव कराने का प्रावधान ही इसीलिए किया है ताकि शासन में प्रत्येक क्षेत्र की नुमाइंदगी होती रहे। अगर महामारी न फैली होती तो इन तमाम क्षेत्रों को उनका निर्वाचित प्रतिनिधि पहले ही मिल चुका होता। इस पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने यह उचित फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन उपचुनावों को भी संपन्न करा लिया जाए। ये चुनाव मणिपुर, नागालैंड से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना व गुजरात से उत्तर प्रदेश तक देश के सभी कोणों और बिल्कुल अलग परिस्थिति में हो रहे हैं। इनकी सफलता और मुश्किलों से चुनाव आयोग को असाधारण स्थितियों में तैयारी के सबक भी सीखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को यह तय करना है कि वे कर्नाटक की तरह मौजूदा सरकार को स्थिरता देने के लिए वोट करते हैं या फिर दल बदल के खिलाफ अपना जनादेश देते हैं। पर इन उपचुनावों की एक खास बात यह भी है कि इनमें से ज़्यादातर सीटें भाजपा शासित राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अन्य राज्यों में सरकारों की सेहत पर इनके परिणामों का कोई असर भले न पड़े मगर ये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो देंगे ही। डिक्टेशन समाप्त हुआ। दैनिक जागरण से न लेकर हिंदुस्तान से लिया गया था। शायद आप लोगों को लगे कि कांग्रेस की बुराई नहीं की गई है। पता नहीं आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की बुराई की जा रही है। अब हो सकता है हर न्यूज़पेपर में जब यही है तो हो सकता है ना यही हो। और अगर आपको लगता है कि हम यही डिक्टेशन चूज कर रहे हैं तो हाँ है, जिसको लगता है वो लगे, क्या कर सकते हैं आप। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।